सिर्फ 1 से 10 के बीच में, बाद में पूछूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 7, a man moves in an open field such that after moving 10 meter in straight line, हाँ कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। A man moves in open field such that after moving 10 meter in straight line, he makes a sharp turn of 60 degree to his left. Find the net displacement of the man after 8 such turns. देखो 7 क्वेश्चन है, इधर है, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ हो गया, 60 डिग्री से इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ हो गया, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ हो गया, इधर हो गया 60 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, और फिर 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ मुड़ा। बात तो यही होगा, आया ना? जो मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल अलग है, मैंने डाला भी इधर होमवर्क के लिए। मैंने कहा था ना अगले टेस्ट के लिए फिर इससे तैयारी करेंगे, वो वाला आगे। अब सुनो, वो कितने टर्न लेता है? 8 टर्न के बाद में उसने पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो इधर से ये हो गया पहला टर्न हुआ, इधर से इधर गया दूसरा टर्न हुआ, इधर से इधर गया तीसरा टर्न हुआ, इधर से इधर गया चौथा टर्न, इधर से इधर मुड़ा पांचवा टर्न, इधर से इधर मुड़ा छठा टर्न, इधर से इधर मुड़ा सातवां टर्न, इधर से इधर मुड़ा आठवां टर्न। आठवां टर्न के बाद वो यहाँ पहुंच गया। नौवां टर्न तो यही किया उसने, आया ना? नौवां टर्न तो यही है उसने। जब नौवां टर्न नहीं किया तो ये यहाँ पे पहुंचा 9वें टर्न से पहले, 8वें टर्न के बाद यहाँ तक गया, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें बताया था कि ये साइड 10 है, तो ये साइड कितनी होगी? 20। ऐसा करके एग्जांपल लेके पहले भी बताया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आंसर आना चाहिए डी, नन ऑफ दीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ एंगल अल्फा बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू अल्फा माइनस पाई बाय 3 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ अर्लियर वन। दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, दैट इज F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। दो फोर्सेस हैं, मैंने क्वेश्चन का ले बताया था 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 पूरा एक चक्कर कट जाएगा। 360 डिग्री का एक एंगल, एक कंप्लीट राउंड होता है, ऐसे पता चलेगा। ट्वेंटी ऐसे है, तुम अगर इसको यूं जोड़ दोगे तो ये खूब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, रेगुलर हेक्सागन बनेगा। ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, ये सारी साइड इक्वल होंगी। ये वाली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 10 हुआ तो 10 ये भी हो गया और 10 ये भी हो गया, तो 20 हो गया। नौवां टक्का लिया, 8 लिए मैंने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। 8वां टक्का क्या पहुंचा? 9वां टक्का लिया ना उसने, यही तो पूछा ना 8 टन के बाद में क्या होगा, तो 8 टन के बाद में चलता रहा, 9वां टन नहीं किया उसने। इसको देखो, इस क्वेश्चन को पहले दोनों के बीच का एंगल अल्फा था, उसके बाद में अल्फा माइनस पाई बाय 3 हो गया दोनों के बीच का एंगल। तो जो रिजल्टेंट था ना उन दोनों के बीच का, आया ना, उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट था वो √3 टाइम्स हो गया।
दैट इज पहले रिजल्टेंट आ था, तो f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos अल्फा था √3 r टाइम्स, पहले के रिजल्टेंट का √3 टाइम्स ज्यादा हो गया, अगर दोनों के बीच का नया एंगल ये हो जाता है, दैट इज f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? आगे या समझे? कोई डाउट? गुड गुड। अब इस r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इसके अंदर, तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा √3, ये सेम ही चीज आ जाएगी, दैट इज सीधा लिख रहा हूं मैं 2f स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू 2f स्क्वायर cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट में तो एक ही आ जाएगा 3 टाइम्स 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos अल्फा 2f स्क्वायर cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। तुम्हें पता है 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2f स्क्वायर गायब हो जाएगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या बनेगा 3 1 प्लस cos अल्फा should be equal to 1 plus cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 3 plus 3 cos अल्फा should be equal to 1 plus cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। यहाँ से ये चीज एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 plus 3 cos अल्फा should be equal to cos अल्फा माइनस पाई बाई 3। अब दो चीजें हैं, या तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, आया ना? √3 लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर दोनों के बीच का एंगल अगर ये हो जाता है तो अगले रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम्स हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब या तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन अल्फा की जगह पुट कर लो, इक्वेशन को वेरीफाई कर लो, जो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। जिस वैल्यू के साथ अभी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी है हमने, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, इसका एक्सपेंशन क्या जाता है, इसको इसके साथ में लेने के बाद में मैंने कहा इससे बढ़िया तरीका क्या है, आप सीधा क्या करो, इसके अंदर अल्फा की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ना वो पुट करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। कई बार समझ में, कई बार समझ में कुछ नहीं किया बेटा, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया, फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये हो गया, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो गया, और वो कितना होता है, इसका 3 टाइम्स रिजल्टेंट आता है उसका, फिर ये इक्वेशन बन गई, जब इस r की वैल्यू में पुट की, फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, बस इसको सॉल्व किया, इसके अंदर ऑप्शन वेरिफिकेशन से आंसर निकाल दूंगा, मेरे साथ साथ ऑप्शन वेरीफाई कर लोगे, वैल्यू पुट कर करके
पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, उसको डिग्री में चेंज करके पुट करो, आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 2 पाई बाय 3 से वेरीफाई हो रहा है। करोगे तब होगा। तुम ये मतलब में मेरा लास्ट तक आंसर आएगा, मैंने लॉजिक बता दिया, फिर तुम बस वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ बिल्कुल, टेस्ट के लिए करवा रहा हूँ ये डिस्कस। इस बार किस लेवल का पेपर आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो यार तुम्हें पहले करवाया होगा मैंने, देखो तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ इस बार क्वेश्चन नंबर 9 है, the forces are acting on a body in which of the following options can the body be in equilibrium। यार इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? जब एक 2 न्यूटन का लग रहा है, एक 4 न्यूटन का लग रहा है और एक 5 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या एक ट्रायंगल बना सकता है? अगर एक ट्रायंगल बना सकता है तो हेड टू टेल जोड़ने के बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉलर टू साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर साइड, है ना? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। ऐसे ही दूसरा दूसरा भी सही है, 1 + 2 = 3 और लार्जर साइड के बराबर है। तीसरा ऑप्शन है 3 3 7। अब ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि इन दोनों स्मॉलर साइड का सम 6 है और ये क्या है 7 है, तो स्मॉलर टू साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? टफ नहीं होगा यार, इतने दिन से वेक्टर पढ़ रहे हो, अब एक लेवल का जो पेपर आएगा ना, पिछली पिछली बार इतना सिंपल थोड़ी आएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है? अरे भाई पेपर जिसको आएगा उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आएगा उसके लिए टफ है पेपर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो किसी चीज पे, नेट फोर्स जीरो को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का ये यार ट्रायंगल बनना चाहिए, इक्विलिब्रियम नेट फोर्स अगर जीरो हो तो फिर क्या होना चाहिए? 2 + 4। एक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? रिजल्टेंट जीरो लगा मतलब क्या होता है कि एक तीन फोर्सेस मिलके हेड टू टेल ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए, तभी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो स्मॉलर टू साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड का सम, तब तक इन तीनों फोर्स को मिला के आप रिजल्टेंट फोर्स जीरो ला सकते हो, वरना नहीं कर सकते। मैं ऐसे कह रहा हूं कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बस ए और बी दोनों करेक्ट है इसमें, ए एंड बी दोनों करेक्ट है। इन दोनों केसेस में रिजल्टेंट यार मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, a plus b should be greater than or equal to c if these three sides are the length of a triangle। अगर ऐसा होगा तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं तीन साइड मिला।
बिल्कुल ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तो भी सही है। ठीक है, अब मेरे को तुम डाउट भेजो किस किस के बीच के क्वेश्चन। 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, 16, 17, 12, 16, 17, 12, एक मिनट, 12, 13, 15, 17 और 20, 18 भी लिखा है किसी ने और 20। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बोलो। 15 में डाउट है, मैं बोला इसके अलावा कोई डाउट हो तो बोलो। देखो इसके अंदर देखो पहले, सिर्फ इसके अलावा बोलो किसी को डाउट है। 16 लिखा हुआ बेटा, और कोई डाउट नहीं इनके अलावा। 13 लिखा हुआ है भाई, जो इन क्वेश्चन के अलावा। एक मिनट पानी पी। हाँ हाँ, आप सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैच द कॉलम है। दो है वेक्टर आपके, ए वेक्टर तो ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ये 60 डिग्री है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा इनके बीच के अंदर? 120 डिग्री आया ना? हाँ अभी 20 तक की, फिर 20 तक डिस्कस करा दूंगा, उसके बाद में 20 के आगे वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे डाउट पूछ सकते हो, चिंता मत करो। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, अगर ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है तो ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आएगा या नहीं आएगा? इस वेक्टर की लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, तो a प्लस b की लेंथ कितनी है आएगी? 1 आएगी। 2 कैसे आएगी भाई? देख लो, a वेक्टर, b वेक्टर, हेड टू टेल लेंथ कितनी होगा? 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, तो तीसरी साइड की रिजल्टेंट वैल्यू यही बनेगी यार, ये है ये प्लस b। ये 60 डिग्री, ये 1, ये 1, तो ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, तो a प्लस b भी क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा यूनिट वेक्टर? समझ में आ गया? यार याद रखना, जब भी दो वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री और दोनों वेक्टर इक्वल हो, आया ना, तो जो रिजल्टेंट है वो एक के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट, ये तो बी ऑप्शन था, तो ए पार्ट का पी तो बन गया। और देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज √2, वो गलत है। द रिजल्टेंट हैव ए पॉजिटिव कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ। अब तुम एक चीज देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आया, इसका जो कंपोनेंट ए के अलोंग हो पॉजिटिव ही है, मतलब ए की डायरेक्शन में आ रहा है इसका एक कंपोनेंट।
बिल्कुल अर्शदी बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही करना होता है। तो आर ऑप्शन भी आ जाएगा इसका, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट आएगा, ए कंपोनेंट वो ए के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए में आएगा, तो आर भी आ गया इस ऑप्शन में। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, तुम्हें पता है इस बात का। ये कोई जरूरी नहीं है, अभी भी ये तो पहला ऑप्शन करवा रहा हूं ना, साथ में ये चीज जरूरी नहीं है। फिर ये कह रहा है इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल गलत है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो ये तो आ गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाला है, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं आएगी, तो पहले वाले का ऑप्शन का क्या आंसर आएगा, बी आएगा और आर आएगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, सी ऑप्शन करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, सी ऑप्शन और करवा रहा हूं, सी ऑप्शन करने के बाद में बाकी दो ऑप्शन तुम खुद करोगे, बिल्कुल। बात समझ में आई नहीं? सी ऑप्शन देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बात समझ में आई है? अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो ये होगा ना बेटा, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, तो क्या इसकी लेंथ क्या होगी, इसका ही रिजल्टेंट क्या होगा, कितना होगा, √2। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, क्यू ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, क्यू ऑप्शन सही आ गया। फिर रिजल्टेंट का जो एक कंपोनेंट होगा क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट इसके अलावा नहीं आएगा, तो वो उसका भी आंसर क्या आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो इसका मतलब और क्या आ जाएगा आंसर, एस आ जाएगा। और इनका मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ये आएगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आएगा, इक्वल लेंथ है क्योंकि, तो टी भी आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? एरिन क्या डाउट है, एरिन डाउट बोलो, क्यों कैसे आया, लिखा है कि मैग्नीट्यूड, सम का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 होना चाहिए, तो ये जो सी पार्ट है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 आएगा, इसकी लेंथ वाले इसकी लेंथ वाला जो √2 है। हाँ मैच कर रहे हैं। बी ऑप्शन, बी तो मैंने बताया ही, रिपीट कहां से करूं, ए और बी दोनों वेक्टर्स लिखे हैं, बी तो ऑप्शन मैंने बताया। अब बी और डी तुम करोगे, पहले बी करो तुम, स्नेहा डी वाला तुम्हें पता है कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इस केस में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ए बी है, ए रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम और दूसरी डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, a प्लस बी का भी और a माइनस बी का, टी ऑप्शन यही है। इसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं है,
तो ए ऑप्शन इसलिए सही है। हाँ वो एक ही बात है, ए कैप बी कैप का मतलब वही बात है। मैंने बोल दिया यूनिट वेक्टर है, उसने रिप्रेजेंट कर दिया उसको। अब डी ऑप्शन करो, डी ऑप्शन। ट्वेल्थ क्वेश्चन कैसे करना, लॉजिक पता चल गया। समझ में आ गया करना कैसे है। आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा अभी बताओ, देखो एक एलिन ए तो बता दिया मैंने, बी देखो ये वाला वेक्टर 2 टाइम्स ए, दैट इज इसकी लेंथ 2 होगी और इसकी लेंथ बताओ। दोनों का रिजल्टेंट बनी आएगा 1 1 आएगा, तो बी ऑप्शन से है इसका। The resultant has a positive rectangular component in the direction of it, बिल्कुल इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, तो इसका तो कंपोनेंट पॉजिटिव ए की तरफ ही है, तो बी के बाद में आर भी आ गया। डॉट प्रोडक्ट जीरो है नहीं का, अभी कह रहे हैं कि सम और डिफरेंस, डिफरेंस इसका 1 है पर सम है वो तो 1 है, डिफरेंस करोगे तो माइनस थ्री वेक्टर ऐसे हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट इसका 3 आ जाएगा जो दोनों का सेम ही है। 2a लिखा हुआ ध्यान से देखो, मेरे तो मॉड्यूल में 2a लिखा हुआ, 2a है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ट्वेल्थ क्वेश्चन हो गया, 13 देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों यूनिट वेक्टर का साइन लगा रखा है इनके ऊपर, इसलिए यूनिट वेक्टर का साइन लगा रखा है बेटा, इसलिए। 13 देखो, there are 4 forces acting on a particle such that particle is in equilibrium. Suddenly F4 vanishes, the resultant remaining forces on the particle is, ये देखो F1 plus F2 plus F3 plus F4 किसके बराबर है?
0 के बराबर आएगा। सी और डी सेम ही है, बस एक ऑप्शन का अंतर आएगा, जो रिजल्टेंट हो पॉजिटिव ये डायरेक्शन में नहीं आएगा। इसको देखो, एक चीज बताओ, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए अगर 0 है? मेरे को लगता है इन तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए -f, तभी इनका रिजल्टेंट -f4 प्लस f4, तभी 0 आएगा आंसर। क्या बात समझ में आती है नहीं आती? या मैं कहूं इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? मेरे को लगता है -f1 आना चाहिए, तभी -f1 और प्लस f1 इक्वल टू 0 आ सकता है। लॉजिक समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूं? इन तीनों का सम क्या है? -f3, तो यही दे रखा है, ये एकदम से f4 हट जाएगा तो रिजल्टेंट क्या रहेगा उसके ऊपर? f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, इनका सम, या फिर -f4 ऑप्शन, दैट इज सी या डी। बस आ गया। स्नेहा मेरे को तुम मैसेज कर देना, कॉल कर लेना क्लास के बाद में, तब तब समझा दूंगा मैं तुम्हें। नेक्स्ट देखो, कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया ना तुम्हें। नेक्स्ट बोलो। 13 हो गया, मैं 15 करूं। अब आवाज क्लियर है? वॉइस इज क्लियर? ठीक है, अभी कर दूंगा अपलोड। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। फिफ्टीन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, देखो। F2 F3 परपेंडिकुलर लग रहे हैं, और F1 लग रहा है, और इन सबका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। रिजल्टेंट 0 है। अब ये कह रहा है F1 को रिमूव कर दूंगा, तो पक्की बात है इन दोनों का जो सम है वो -f1 के बराबर आ रहा होगा, तभी इसका और इसका सम 0 आ रहा होगा। तो बस यही है, if the force F1 is removed, then the acceleration of the particle is डी ऑप्शन आएगा। आना तो वैसे आना एकदम से आंसर तो होगा -f1/, लेकिन जो चार ऑप्शन है उनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन डी हो सकता है इसका। डी वाले में -f1/m होना चाहिए, इसमें क्या लिखा है f2, ए ऑप्शन है, -f1/m आना चाहिए,
लेकिन इन चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है? ए है। इट मीन्स वो सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोल रहा है। दूसरी बात, चलो चलो यही बात बहुत है, दूसरी की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो यही आएगा आंसर। डी तो गलती से बोले, मेरे को दिखाई नहीं दिया, मेरे को लगा डी है F1 बाय, एक्चुअली ए है F1 बाय एक्स। बिल्कुल अलग मैं बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ये है, इसका मतलब वो सीधा सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा। गलत है, माइनस F1 बाय एम होना चाहिए, एकदम सही तरीके से करें। नेक्स्ट, वही बात है बेटा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका रिजल्टेंट 0 है। ये बता दे, F1 को हटाएगा तो इन दोनों का सम कितना आएगा? माइनस F2। तो जब F1 को हटा देगा तो इन दोनों का सम कितना होगा? माइनस F1, तो रिजल्टेंट फोर्स माइनस F1 डिवाइडेड बाय m, so this is the answer। विकास ये ऐसे किया। इसके बाद में 16, देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये आई कैप नीचे है, डी बोल रखा है डायरेक्शन। A girl walks 10 meter east, 10 meter east, this is the d1 displacement, 10 I cap, सही बात है। Then 10 meter in direction 30 degree west of north, एक्चुअली ये ऐसे ही है d2, लेकिन d2 को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि ये ऐसे गई है, d2 10 मीटर ही गई है और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 30 डिग्री, इसको चाहिए यहाँ रखो या इसको यहाँ रखो, रिजल्टेंट सेम ही आता है। गई वो पहले में फिर हो गई, मैंने आसान करने के लिए इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दिया। And third type in unknown direction and magnitude, so to return her initial position, वापिस फिर ये ऐसे चली होगी d3, तभी रिजल्टेंट 0 आया होगा। क्या ये बात समझ में आई है? तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। तो बस d1 कितना आ गया? 10 9 0 j, d2 क्या आएगा? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, ये 10 sin 30, 10 sin 30 कितना आ जाएगा? -5 I cap प्लस 5√3 j cap, that is ये कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, और d3 का पता नहीं क्या है। तुम्हें ये पता है कि d1 प्लस d2 प्लस d3, रिजल्टेंट क्या आ गया? 0, वापस वही पहुंच गया जहां से स्टार्ट हुआ था। तो d3 की वैल्यू निकालिए, d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस d1 प्लस d2, d1 किसके बराबर है? 10 I प्लस 0 j प्लस -5 I प्लस 5√3 j। सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा।
-5 i कैप और -5√3 j कैप। बस हमें बिल्कुल सही है। डायरेक्ट तरीका बताऊं तुम्हें, डायरेक्ट देखते ही आंसर, डायरेक्ट बताऊं देखते ही आंसर। तुम्हें एक चीज तो पता है ही कि फाइनली वो इस डायरेक्शन में है, तभी रिजल्टेंट 0 का। तो इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए ना। ऑप्शन चेक कर लो, बी में एक आई वाला पॉजिटिव है, सी में जे वाला पॉजिटिव है, और डी हो नहीं सकता क्योंकि उसने कहा वापिस आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। तो आंसर आया आई। संचय इसलिए क्योंकि लिखा है कि वो वापिस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, इसलिए सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 0, d1 plus d2 plus d3 शुड बी इक्वल टू 0। 16 भी हो गया, 17 पूछा तुमने। दो, the sum of three forces is 0। 100, 80, 60, 100, 80, 60। सबको बताइए ऐसे करता है। यह है F1, ये आया F2 और ये आ गया F3। ये एंगल आ गया 37 डिग्री, ये आ गया 53 डिग्री और ये आ गया 90। और इन सबका रिजल्टेंट 0 है। असमी इसमें अच्छा डायरेक्टली मैं बोला था एक वेक्टर ये बना, एक ये बना, तो तीसरा यूं बनना चाहिए था। तो इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे ना, नेगेटिव x और नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो ऑप्शन में नेगेटिव x नेगेटिव y डायरेक्शन की कोएफिशिएंट ए ऑप्शन ही है। एंगल किसके बीच में पूछा उसने? F1 एंड F2। ये रहा F1, ये रहा F2, ये एंगल होगा इन दोनों के बीच में F1 और F2। 180 minus 37, that is 153 degree, sorry 143 degree, 143 degree बिल्कुल सही। बस में फिर 18 में जो डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज। 18 का आंसर तो डी है, कुछ भी हो सकता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट बना बी और सी, ये भी पॉसिबल है। ये ए है, बी और सी, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, 18 का आंसर होना चाहिए डी। डी से अच्छा तो क्या होगा? नन ऑफ दीज ही, ऑलवेज की जरूरत नहीं है। ऑलवेज लिखा ना, ऑलवेज कैसे होगा? तीनों ऑप्शन कैसे करेक्ट होंगे? हाँ तो क्या हो गया? ट्रायंगल बना देता। आप 5 कंपोनेंट बना दो,
अब बता दो क्या दिक्कत है इसमें। ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। सारे कंपोनेंट ए से बड़ा है, सबका मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है। पॉसिबल है सारे से छोटे ग्रुप और इनसे इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। ये 20th क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, बताओ। ये बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसके अलोंग सारे फोर्स है, दैट इज वो डायरेक्शन बोल रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन, पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं बोल रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये ऐसे है, 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल भी 120 डिग्री। अब तुम सबके कंपोनेंट कर सकते हो। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसको बोलता है F1, इसको बोलता है F2, इसको बोलता है F3। इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में लिखो। जैसे F1 को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 1 i कैप 0 j कैप। F2 को क्या लिखोगे माइनस i कैप प्लस √3 j कैप आया ना। और F3 को क्या लिखोगे -3/2 i कैप माइनस 3√3/2 j कैप आया। भाई इसके और इन दोनों के बीच का एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग फोर्सेस लग रहा है, तो इसके और इसके बीच की एंगल क्या होगा 120। इसके अलोंग 1 न्यूटन का लग रहा है, इसके अलोंग 2 न्यूटन का लग रहा है, तो 120 डिग्री होगा। बात समझ में ये नहीं, इन तीनों का सम करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। बेटा 60 डिग्री ऐसे ये 120 है और ये भी 120 है, तो अगर ये 120 है तो ये तो 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये बीच में एंगल बाइसेक्ट हुआ 120 का, ये आधा हो गया, आधा ये हो गया 60 60। F3 जो है यहाँ से ये एंगल 120 डिग्री भैया, इसके इस वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री है ना। या फिर मेरे को बता दो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, वो भी 120 है, तो यहाँ से 120 ले लो तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये अपने आप 60 आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द डायरेक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस की जो डायरेक्शन है 1 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये जो 3 फोर्सेस हैं 1 2 और 3 न्यूटन की एक पॉइंट पे लग रहे हैं, आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। वो बोल रहा है इन तीनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्शन में है। 3 फोर्सेस हैं, 1 2 और 3 न्यूटन की एक पॉइंट पे लग रहे हैं, आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। वो बोल रहा है इन तीनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्शन में है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्शन में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्शन लीजिए। मोक्स फिर से सॉल्व कर, हो नहीं सकता कि आंसर आएगा, सीधा देख के पता चल रहा है रिजल्टेंट देखा भी आएगा। तो बोल रहा है ना -3/2 आई कैप और माइनस एक मिनट ठीक है सही है। -√3/2 जी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ये याद तो रहा। बिल्कुल पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो तो ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तो इस वेक्टर को उठा के यूं रख सकते हो, इसको यूं रख सकते हो, इसको उठा के यूं रख सकते हो। हेड टू हेड, टेल टू टेल तो सबको ज्वाइन करा ही सकते हो। अगली क्लास कब है तुम्हारी? एक बार देख के बताओ अगली क्लास कब है तुम्हारी? अरे नहीं, फिजिक्स की शायद सैटरडे। आज क्या है? थर्सडे, परसों। और टेस्ट कब है तुम्हारा? संडे। मैं एक काम करूंगा, कल तुम्हारी कोई क्लास है? कल कोई क्लास नहीं है ना? कल मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, है ना? और जो परसों वाली क्लास है ना वो नहीं लूंगा, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा मैं इसके। बात समझ में आई है नहीं? कल कोई क्लास है? कल मेरी तुम्हारी, मैं टाइम डाल दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास होगी कल तुम्हारी डाउट्स की, ठीक है? ताकि कैसे पहले डाउट्स क्लियर हो जाए सारी। मैं यही होगा, शाम को 6 बजे होगी या 4 बजे होगी, इन्हीं टाइम में से एक टाइम होगी। फिर सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा, कल ले लूंगा क्लास, जो सैटरडे को काम करवाना हो कल ही करवा दूंगा। अगली बात समझे? कोई बात नहीं, नहीं है तो भी बस मैं कर लूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास में। इसको बेटा मैंने ये कहा कि एक कोर्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर। इसको मैंने क्या किया, पहले का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है, तीसरे का मैग्नीट्यूड 3। ये बोले तीन फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 2 3 है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है ना वो इस तरीके से है, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स की डायरेक्शन, उनको लिखा, इस फॉर्म में लिखा, सबका सम कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाले, आंसर आ गया। अभी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, फिर देख लेना, ठीक है? कल क्लास हो गई, अभी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है? मेरे को मैसेज कर दो, कल क्लास होगी, 20 से आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा कल डिस्कस। बिल्कुल ग्रुप वाले मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल से ही करने तो क्वेश्चन सारे। मेरे को फोन लगा लो, फिर बता देता हूँ कैसे आया, ठीक है? ओके, बिल्कुल हो सकता है रौनक, ऐसा हो सकता है।
वैष्णो देवी जाता तो ऐसा ही होता है कि एक फोर्स पुल करता है, दूसरा फोर्स पुश करता है जब सामान ऊपर चढ़ाते हैं लोग। बहुत जबरदस्त लेवल होता है केवीपीवाई का।